लाहौर साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे जासूसी के लिए उड़ रहे चीनी गुब्बारों की, परवेज मुशर्रफ की भारत के प्रति नीति की और सेना नौसेना की बढ़ती ताकत की। इन मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि चीन के जासूसी बैलून अमेरिका और ताइवान पहुंच गए, यह सब क्या दर्शा रहा है? बताया जा रहा है कि चीनी गुब्बारों ने भारत की भी जासूसी की। ऐसे में भारत को चीन की ओर से ऐसी जासूसी के प्रति कैसे सतर्क रहना चाहिए? नहीं जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। उसके ऊपर आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है जी, बैलून के बारे में। जी, अब अगर लोगों ने, दर्शकों ने देखा होगा तो सबसे पहली चीज थी कि बैलून का साइज क्या था। जी, बता रहे हैं 2 मंजिला से ऊपर, मतलब तकरीबन 90 मीटर कह रहे हैं जो उसकी जी, थी एरिया और साइज। तो मतलब इतनी बड़ी बैलून, ये नॉर्मल जो हम गुब्बारे जो हमारे दिमाग में रहते हैं जी, वो बैलून नहीं है, जी, बहुत बड़ा बैलून है। जी, अब इसका इस्तेमाल क्यों हुआ और क्यों नहीं पता लगा। आप सोचिए कि इस्तेमाल, सबसे पहली चीज को ये बलून गया कहाँ से। जी, ये अलास्का होते हुए एल्यूशन आइलैंड से, आपको पता है जी, अलास्का में उधर, और अभी तो ये अमेरिका के पास है। जी, अमेरिका के पास में, अमेरिका ही कंट्रोल, अमेरिका के कब्जे में है। और उधर से होते हुए कनाडा होते हुए ये अमेरिका आ गया। मोंटाना। मोंटाना जगह क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? जी, मोंटाना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल के सिलोज हैं। जी, कहते हैं कि 340 से 41 के तकरीबन, जी, कहते हैं, मतलब मैं बिल्कुल वो नहीं, कंफर्म नहीं कर सकता। इतनी मिसाइल के सिलोज हैं, मतलब अंडरग्राउंड ये मिसाइल्स वहाँ रखी हैं, जी, न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो नेचुरली आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट जगह है मोंटाना। नाम हम लोग भी पहली बार, कई लोग सुन रहे होंगे कि अमेरिका की कौन सी जगह है मोंटाना जिसका नाम इसमें आया। और इसीलिए है, इसलिए ना अमेरिका नाम देता था ना बाकी लोग जानते थे इसके बारे में। और उस जगह पर ये बलून पहुंच गया, 3 दिन तक घूमते हुए पहुंचा। उसके बाद जाकर के इन्होंने पता किया। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि बैलून की इंपॉर्टेंस क्या है। एक डिस्कशन जो बहुत चल रहा था, मैं टीवी पर था, टीवी न्यूज़ में वहाँ भी चल रहा था कि किस लिए बैलून भेजेगा चीन अगर सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सैटेलाइट्स हम देख रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग पहले भी यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं, पूरा यूक्रेन हुआ तो सैटेलाइट के ऊपर चल रहा है इन्फॉर्मेशन। 3500 के आसपास सैटेलाइट्स हैं जो मैक्सर की और इनकी जो वहाँ पर अमेरिकन सैटेलाइट्स ही हैं जो सारे इनको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। चीन आज की तारीख में तकरीबन 7200 से ऊपर सैटेलाइट्स उसके ऑर्बिट में है और मैक्सिमम इसमें से इंफॉर्मेशन के लिए है। और उसने सिर्फ टीवी और कम्युनिकेशन ही सिर्फ तो है नहीं, वो भी उसके साथ है। तो इसके बावजूद क्यों जरूरत पड़ी, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। अभी सैटेलाइट्स आप देखिए हायर अर्थ ऑर्बिट में होती हैं, बहुत ऊपर होती हैं, 500-600 किलोमीटर तक ऊपर जाती हैं। और सबसे नीचे अगर आप देखें तो एयरक्राफ्ट होता है, 40,000 की सीलिंग है फीट की एयरक्राफ्ट की, इससे ऊपर नहीं जाते। और इससे ऊपर जो है ये बाकी जो ये बलून्स और बाकी जो चीज़ें हैं, और ये भी तकरीबन 80,000 से 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर बीच में रहते हैं। ये बलून तकरीबन 60,000 की ऊंचाई पर ही था और नीचे आ गया था। मतलब क्यों, ये भी एक सोचने की चीज़ है। और जो चीज़ इसमें मिली, इतना बड़ा बलून, इसके नीचे इतना बड़ा एक, कहते हैं कि जो छोटे जहाज के आकार का नीचे उसमें आपने देखा होगा लगा हुआ था जो इंस्ट्रूमेंट, बाकी चीज़ें थी। और नॉर्मल बलून होता है, जो चाइना ने कहा कि ये तो बलून मेट बलून था जो वेदर के लिए। तो वेदर बलून इतना बड़ा तो पहली बात होता नहीं, और इतना बड़ा है तो इतना कैसे ड्रिफ्ट करके इतनी जगह पर आ पाएगा, ये सोचने की चीज़ है। तो अगर पूरे उसमें देखा जाए सब कुछ मिला करके तो ये जरूर कोई ना कोई ये स्पाई बैलून ही होगा। अब क्यों किया उन्होंने उस इलाके में, खास करके देखिए एक बड़ी चीज़ होती है आपको जानना कि
हम लोग कैसे पता करें कि वहाँ पर कौन सी मिसाइल है, क्या है? कोई उसके अंदर से ट्रांसमिशन तो होता नहीं और कोई करेगा भी नहीं, पीस टाइम में कोई नहीं करता। आप देखिए इतनी लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन में, बिल्कुल मॉडर्न वेपन कोई नहीं लाया, कोई ट्रांसमिट नहीं किया उसके उनकी कुछ कोई भी चीज़, क्योंकि पता लग गई तो फिर वो आदमी उसको उसके ऊपर कवराई करके जैम कर दे और भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो इसमें मेंटेनेंस जब करते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ सिग्नल्स आते हैं और वो बड़े लो फ्रीक्वेंसी होते हैं, LRF होते हैं, लो रेंज फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि यूज़ करते हैं मेंटेनेंस के टाइम। और ये चीज़ें सैटेलाइट नहीं पकड़ सकती जो उनकी हाइट है जी। तो इसके लिए ये जो गुब्बारा था, ये सो कॉल्ड बलून, ये सक्षम था वो करने में जी। दूसरी बात, रिजोल्यूशन सैटेलाइट्स की अभी भी उतनी क्लियर नहीं है जो जितनी क्लियर की ये दे सकता है, इतने नीचे आकर के कम्युनिकेशन भी आसानी से कर सकता था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला चाइना ने कि ये ड्रिफ्ट कर गया, उसमें जब सिस्टम जो है वो ऐसा है कि वो कंट्रोल किया जा सकता था जी। तो उन्होंने अगर हुआ तो मैं तो ये कहूँगा कंट्रोल्ड ड्रिफ्ट किया जानबूझ करके कि अगर ये हो सकता था तो ये सिस्टम इसमें जरूर उसके अंदर एक स्पाई बलून था। अब चूंकि अमेरिका ने मार गिराया, क्यों 3 दिन तक चलने दिया, ये भी सोच का विषय है कि आपने आने क्यों दिया मोंटाना तक जी। अगर गिराना ही था तो पहले करते, लेकिन उनका कहना था कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए देखते हो कि हालांकि ऐसी चीज़ तो इतनी बड़ी नहीं थी, सुरक्षा के कई इलाके थे खाली जहाँ पर ये हो सकता था। अल्टीमेटली इन्होंने समुद्र में जाके किया और यूट्यूब उनके प्लेन्स उड़े, समझिए 3 से 4 प्लेन थे, 2 तो आपको दिखाई, इसमें आजकल आ रहा है सोशल मीडिया पर भी आ रहा है। और कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट पड़ी इस बैलून को नष्ट करने में, जो एक मिसाइल जो दागी है वो 4 लाख की तो सिर्फ मिसाइल थी, $4 लाख की जी। और टोटल खर्च तकरीबन $10 लाख पड़ा है इसको डिस्ट्रॉय करने में जी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है सोचने की कि चीन ने तो अपने आप को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजिकली मैं सुपीरियर हूं, कि मैं आपके अंदर आ सकता हूं, ब्रीच कर सकता हूं जी। इसका मतलब इन्होंने एयर डिफेंस ब्रीच कर दिया इनका जी। और ट्रैक इन्होंने कब से किया, चूंकि अमेरिका ने बताया नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने पहले ट्रैक किया था तो जरूर नहीं। और अभी पेंटागन का बयान है कि 4 बार ऐसे गतिविधियां नोट की जा चुकी हैं पहले भी, चूंकि वेडनेसडे को तो थर्सडे को हुआ, बुधवार को तो बिदेन का स्टेटमेंट है कि मुझे बताया गया जी। और जो कि बलून तो पहले से है जी, चल रहा है जी। तो अब इन्होंने मतलब इसका जो अमेरिका का इतना मजबूत एयर डिफेंस है उसको भी अगर ये पेनिट्रेट कर गया जी, और बलून अगर इतना बड़ा है तो उसमें तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, बिल्कुल पता नहीं कितने कोरोना वायरस डाल करके आप भेज सकते हैं, कितना न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर की कोई भी चीजें डाल के भेज सकते हैं बिल्कुल। इनफैक्ट ये बैलून का वॉरफेयर नीरज जी बहुत पुराना है, नया नहीं है जी। इनफैक्ट अगर आप जाएं वर्ल्ड वॉर 2 में 1944 में जापान ने तकरीबन 9000 बैलून, छोटे थे इतने बड़े नहीं जितना ये है, एक्सप्लोजिव डाल के अमेरिका में भेजे थे जी उस समय। हालांकि डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हुआ बट ये गए थे जी उस समय भी। और उसके बाद भी नासा ने भी बैलून का यूज किया है जी स्टडी के लिए, अर्थ की स्टडी के लिए। अमेरिका ने इस साल की बजट में आई थिंक तकरीबन 20 या 22 मिलियन डॉलर रखा हुआ है इन्फ्लेटेबल टेक्नोलॉजी के लिए। अब इन्फ्लेटेबल तो यही है जी, गुब्बारा ही फुलाना, तो इन्फ्लेटेबल उसी को फुला सकते हैं जी। और जो सबसे बड़ी चीज है, एक जो हम अभी बात कर रहे थे कि क्यों उनके रडार पर नहीं आया, ये गुब्बारा जो है नायलॉन और बेसिकली सिंथेटिक मटेरियल से ही बना हुआ है। अगर ज़्यादा आप देखें इसको, अभी तो खैर बाकी चीज़ें आनी बाकी हैं, बट जनरल जो बैलून का होता है कि पॉलिएस्टर और नायलॉन से मिक्स करके बने होते हैं। चूँकि पॉलिएस्टर और नायलॉन है और बीच में अगर कोई मेटल नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होता है रडार्स को इनको डिटेक्ट करना जी, क्योंकि वेव्स जाती हैं तो वापस रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रही हैं बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा, और हो सकता है अगर नॉर्मल पॉइंट या कुछ देखे तो आदमी को शुरू में पता नहीं लगता कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और क्या है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये भी है तो फिर भी तो ब्रीच तो कर गया ना जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मैसेज चाइना ने दिया है जी कि ये क्या क्या कर सकता है जी। और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, इतने लॉन्ग डिस्टेंस आया है, छोटा मोटा नहीं है जी। तो आप देखिए रिस्क
सबसे बड़ी हमने बताया जी। कि यूएस की इनेबिलिटी डिटेक्ट करना, जी। उसके बाद जो लूप होल्स हैं इनकी डिटेक्शन और वार्निंग सिस्टम में जी। वो जरूर, अगर उस टाइप का बलून है तो चाइना ने स्टडी कर लिया जी कि क्या लूप होल्स हैं, कैसे हम इनको ब्रीच कर सकते हैं। जी। तो वो भी एक स्टडी का वो था। बिल्कुल। और दूसरा जो है उन्होंने जो सबसे ज़्यादा वो है कि जो लो रेंज में इन्होंने अगर इतनी कम रेंज में कर दिया, जबकि 80,000 से नॉर्मली नीचे जाते नहीं हैं, एक ये भी चीज़ उन्होंने टेस्ट कर ली कि हम ये भी कर सकते हैं जी। इसके साथ। दूसरी चीज थी कि जो इसमें जैसे हमने अभी कहा कि ये बड़े वेपन्स भी जा सकते हैं, मतलब एक चीज़ ये भी निकल के आ गई। और सबसे बड़ी चीज़ हम जो लोग बात कर रहे हैं कि सेटेलाइट से क्यों नहीं किया, इतना सेटेलाइट कम से कम $1 बिलियन में जाता है, इसका कॉस्ट तो बहुत कम है जी। उसके तो मतलब 1000 उसमें है, अगर आप जाएंगे तो कुछ 1-8 मिलियन 2 बिलियन ले लीजिए। अब क्या इक्विपमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। तो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस वजह से ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसको कि ऐसे डिसमिस कर देना कि ये ऐसे कर दिया। बट चीन ने दिखा तो दिया ही है कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है ये, और इतने इलाके से होते हुए आ गया। अपनी टेक्नोलॉजिकल उसने वन-अपमैनशिप दिखा दी कि मैं कर सकता हूँ किसी के अगेंस्ट जी। अब तो कह रहे हैं कि कई जगह, उसके बाद आपको 2 दिन 3 दिन के बाद ही एक और बैलून दिखाई पड़ा था जी जी उधर ही जी, अपना अमेरिकन मतलब बाकी कैरिबियन जो कंट्रीज है उसमें जी, ताइवान और बाकी तो वही है जी, जी, और इंडिया तो छोड़ दीजिए, आपको पता है जी। और उसने शायद अमेरिकी समाचार पत्र ने एक रिपोर्ट भी दी है कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से कि भारत, जापान और कुछ और देशों में ऐसे बैलून से जासूसी कराई गई और हमने अपने अधिकारियों के बोला है कि आप जो दूसरे देश हैं उनको बताओ ये बात। बिल्कुल। अभी देखिए मलबा कितना गिरा, अब जितना गया है फीट, क्योंकि ये तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर में स्प्रेड हुआ होगा नेचुरली, बिकॉज इनको हर एक चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी जी, क्या क्या चीज़ें थी। और दूसरा कितना तीखा रिएक्शन रहा है चाइना का जी, कि क्यों शूट डाउन किया जी जी, कि ये तो अगेंस्ट है जी इंटरनेशनल उसके, बल्कि अगेंस्ट तो ये है कि आप किसी के एयर स्पेस में आप ऐसे जा ही नहीं सकते जी। आपको पता है कि टर्की में हमारा जाना था एक प्लेन जी, पाकिस्तान से बोला गया था कि उसके ऊपर से जाने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया तो टर्न लेके जाना पड़ा। तो ये चीज है इंटरनेशनल जो लॉ है जी, या एग्रीमेंट है जी, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन ये तो सारा कुछ ब्रीच करके अगर किया है तो फिर ये तो ऐसे नहीं होगा कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हो सकता है शिनपिंग को पता नहीं हो और कोई और वो करे, बट इतनी चीज तो कोई नहीं हो ऐसे होगी नहीं, खासकर अमेरिका अगेंस्ट ताइवान और चलिए बाकी जगह कर लिया जहां पर कि सिस्टम ऐसे नहीं है जी। और एक तरह से कहें तो चीन तिलमिला गया है जी, कि क्योंकि मुझे अगर तिलमिला गया है इसका मतलब ये है कि जरूर उसमें कुछ उसको लग रहा है कि अगर इक्विपमेंट कुछ मिल गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ी आक्षेप लगेगा और उसकी सीक्रेसी आउट हो जाएगी जी। बिल्कुल। और जो आज जैसा आपने कहा वैसा ही बाइडेन ने भी कहा है कि चीन की हेकड़ी देखिए कि वो ये बात मानने से इनकार ही नहीं कर रहा है कि ये उसका नहीं है। बिल्कुल, वो तो उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि हमारा ही है तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे इस तरह की रिपोर्टें हैं कि भारत में भी इस तरह से जासूसी कराई गई, तो हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि ऐसे जासूसी गुब्बारे जब आएँ तो हमको क्या आत्मरक्षा के लिए या हमारी जो संवेदनशील ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ से कोई जानकारी नहीं निकाल पाए ऐसे चीनी गुब्बारे, तो उसके लिए क्या हमको करना चाहिए? देखिए इसके लिए 2 ही चीज़ें हैं जी। एक तो पहले डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम अपना एयर डिफेंस जिसकी बात करते हैं उसको ऐसे सिक्योर रखें कि ये हो नहीं पाए, अगर हो तो हमें इमीडिएट पता लग जाए। अब अमेरिका नहीं पता कर पाया, बल्कि हमारे लिए जरूरी है स्टडी करना जी। अमेरिका तो इतनी दूर है जी, हम तो बगल में हैं बिल्कुल। और फिर एक कैपेबिलिटी, आज की जो कैपेबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे अंदर ही भेज के पता करें जी जी। वो बॉर्डर की चीज़ें तो अपने इलाके में रह करके भी वहाँ से वो पता कर सकता है, क्योंकि आजकल के जो इक्विपमेंट्स हैं सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, वो अपने में रह करके भी 100, 150, 200 किलोमीटर तक अंदर तक देख सकते हैं, क्लियर जानकारी दे सकते हैं जी। लेकिन
आज तो आप ये समझिए कि एक बैलून था जी। आज हम वहीं डिस्कशन में मैंने भी यही बोला जी। आज तो उसने एक बैलून भेजा जिसको कि डिस्ट्रॉय करने में मैंने कहा $10 मिलियन लगा जी। इतना टाइम लगा, डिस्कशन हुआ। 15-20 बैलून अगर एक साथ चाइना भेजे फिर आप क्या करेंगे जी। फिर तो आपके सारे प्लेन्स इसी में लग जाएंगे जी। इन्हीं के मैनेजमेंट, डिस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों करने में। जी। तो एक तरह से जो बैलून वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर जैसे है। ड्रोन क्या होता है 50-100, यहाँ भी यही हो रहा था यूक्रेन में। जी बिल्कुल। तो इन चीज़ों की भी स्टडी करके हमको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा जी। क्योंकि ड्रोन इतना सस्ता है तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जी। इतने $1 बिलियन की हम राइफल क्यों भेजें, वो बलून यूज़ करके और हम चाहें तो अपना एम अचीव कर सकते हैं। जी। जी। बट वो तरीके हमें देखने पड़ेंगे। तो इसके अगेंस्ट हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी जी। और ये सारी चीज़ें संभव है टेक्नोलॉजी से ही, बिकॉज मैनुअली आप कितना देखेंगे जी। और उस साइट पर 60,000 पर तो आप बताइए कहाँ देख पाते हैं। फिर वेदर के ऊपर है। अब बाकी चीज़ें हैं उन सेटेलाइट वगैरह को भी वेदर की प्रॉब्लम होती है, हर एक चीज़ नहीं देख पाती। लेकिन ये बलून इस हाइट पर अगर आ जाता है इतना नीचे तो कई चीज़ें देख सकता है क्लियरली। जी। जी बिल्कुल। तो इन सब के बारे में हमको बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा स्टडी करने की और तैयारी करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ हो नहीं, जो कि मैं ये कहूँगा कि कॉमन है। क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान से कितने ज़्यादा ड्रोन्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। जी। जी। किसी में एक्सप्लोजिव, किसी में ड्रग्स, किसी में कुछ ये चीज़ें आई जा रही हैं। तो ऐसे बलून्स तो पता नहीं कितने आगे क्या कर सकते हैं जी। या इससे छोटे, ये तो बहुत बड़ा है जी, छोटे बलून्स भी हो सकते हैं जी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इसके बारे में जागरूक करें सभी को, और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं खास करके जो देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और यही नहीं देश के जो नागरिक हैं खासकर इन इलाकों में, उनको भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि कई बार वो नहीं देख पाते सभी जी। हर जगह पर हम हर एक चीज़ नहीं रख सकते, तो कम से कम वो भी बता सकते हैं जी। और बलून है तो उसकी इतनी स्पीड नहीं है, एक एयरक्राफ्ट की कितनी तेज आ जाएगा और एक्शन कर जाएगा। तो हम हैं तरीके की जो हम सोच सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और उनको कोशिश करें कि ये हम इसके लिए तैयार रहें और ये चीज़ें नहीं होने दें। और तैयार रहेंगे तो नेचुरली आगे से नहीं होगा, दूसरा भी उसको पता है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमको इस बारे में तैयारी करना जी। बिल्कुल। अब थोड़ा चीन से चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। सर, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। कारगिल युद्ध के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं परवेज मुशर्रफ। भारत पाकिस्तान संबंधों को खराब करने में मुशर्रफ का कितना हाथ रहा, खुद पाकिस्तान के लिए उनका नेतृत्व कितना खतरनाक रहा? देखिए, मुशर्रफ का आपको पता है एक वो कमांडो थे पाकिस्तान आर्मी में, और वहाँ से मुहाजिर थे, पैदावार तो दिल्ली की थी जी। और वहाँ जा कर के वो उस स्टेज पर पहुँचे। आपको पता है कि वो कैसे बने। आर्मी चीफ बनने के बाद 1999 में जो सारी कहानी हुई थी कि वो चीन गए हुए थे जी। और उनको जब इन एयर थे तभी पता लगा कि उनको बर्खास्त किया जा रहा है, और उन्होंने वहीं से ऑर्डर करके जो फेमस ब्रिगेड पेशावर की उसी को लगा करके उन्होंने जो है इस्लामाबाद में और तख्ता पलट किया जी। उस समय ऑफ कोर्स इन्हीं के जो प्रेजेंट पीएम वो हैं प्रधानमंत्री, उनके भाई थे नवाज शरीफ थे जिनको। तो ये चीज़ें करने के बाद, और वो पहले वहाँ के देश के उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एब्रोगेट कर दिया जी। अपने आप को सीईओ बोला, पहले पाकिस्तान का सीईओ जी। और आर्मी चीफ भी रहे जी साथ में लगातार कई साल। उसके बाद 9 साल रहे, 1-2 नहीं 9 साल रहे। तो उन्होंने जो आने के बाद पहली बात उन्होंने भी जो इस्लामीकरण चल रहा था वो चलने दिया जी। उन्होंने भी काफ़ी आने के बाद अपनी मतलब जो उनका अपोजिशन था उसको उन्होंने बहुत दबाया जी। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उन्होंने जी बर्खास्त किया, हटाया जी। उसमें से। उसके अलावा बलूचिस्तान और बाकी जगह बहुत ज़्यादा दमनकारी नीतियां उनकी रहीं जी। कारगिल आप देख ही रहे हैं। और टेररिज्म को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया, खास करके अफ़गानिस्तान के लिए। और वहाँ पर हुआ कि जब उन्होंने 9/11 हुआ 2001 में, तो उस इनको 2 ही साल हुए थे उसके बाद। लेकिन जब ये चॉइस आया अमेरिका का कि आप यू आर विद मी और
अगेंस्ट मी, मतलब या तो हमारे साथ हैं या हमारे विरोध में हैं। जी जी जी। तो उन्होंने टेररिज्म पर 2 दिन रुक करके और इन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं जी। जब ये हुआ तभी, जब मैंने पहले कहा था कि ये अल्लाह आर्मी और अमेरिका का सिस्टम शुरू हो गया और इनको काफ़ी फंड्स मिलने, काफ़ी जी जी बहुत फंड्स मिलने शुरू हो गए और ये इकॉनमी इनकी ठीक चलने लगी जी। कुछ इन्होंने काम भी किए एजुकेशन और इंफ्रा में, लेकिन ये अपोजिशन को दबाते चले गए। आपको पता ही है नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था जी जी, और बाकी अपोजिशन जो भी लीडर्स थे उनके साथ क्या हुआ। बेनजीर भुट्टो की हत्या भी जो है इन्हीं की टेन्योर में हुई थी जी। तो ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, और उसके बाद इन्होंने जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने और इन्होंने दूसरे टेन्योर में आर्मी चीफ का छोड़ा, तब से थोड़ी डिक्लाइन इनकी शुरू हुई। और कारगिल तो चूंकि इनके पहले टेन्योर में था और वो नेचुरली जिस तरह से गया तो आपको पता है क्या हालत थी अंदर और बाहर जी। तो दोनों जगह जो है इनकी बहुत किरकिरी हुई उस समय। तो उसके बाद जो है ये इनको कारगिल तो खैर शुरू में ही उनके उसमें चीफ रहते ही हो गया था जी। तो ये सारी चीज़ें आगे चलती गई और जैसे जैसे बातें खुलती गई और इनके जो एक्शंस थे ये अनपॉपुलर होते गए। और कब तक एक्चुअली अमेरिका से भी या तालिबान का भी चलता, टेररिस्ट जो है इंटरनल चीज़ें इनकी डिस्टर्बेंस शुरू हो गए, टीटीपी शुरू हो गया, ये बलूचिस्तान का आपको पता है इनके टाइम सबसे ज़्यादा हुआ वहाँ पर, और ब्लास्ट और बाकी चीज़ें शुरू हो गई थी पाकिस्तान में। तो उस समय जो है, और जब जनता का और बाकी भी इंटरनेशनल एरिना में भी जब इनकी शाख बहुत कम हो गई, तब जो है फिर वही चुनाव का रास्ता आया। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, फिर इनके ऊपर केस चला जी सुप्रीम कोर्ट में, और इनको जो है ये इंग्लैंड में थे, चले गए थे रहने के लिए, इनको डेथ सेंटेंस दिया गया जी। और ताजुब है कि एक जो इनके सुप्रीम कोर्ट का जज था जिसने जजमेंट दिया था, उसने ये भी बोला था कि अगर ये मर जाते हैं जी इससे पहले, जजमेंट से पहले, तो इनको घसीटा जाए और ले आ करके इनको फिर भी जो है चौराहे पर लटकाया जाए जी। इस तरह की चीज हुई थी जी। और बाद में आपको पता है कि ये उस समय खैर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और आर्मी चूंकि नहीं चाहती थी इसलिए वो जजमेंट रिपील की गई जी। और तब तक इनकी हालत वैसे ख़राब हो गई थी, और ये अमेरिका और बाकी सऊदी अरेबिया के मीडिएशन के बाद इनको वहीं सऊदी अरेबिया भेजा गया जी, जहाँ पर लगातार 3 साल से आपको पता है कि इनकी हालत बहुत ख़राब थी, और अब अभी डेथ हो ही गई उनकी। तो और इसको जब इनकी डेथ के बाद आप देखिए कि पूरा उनका एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान भी बटा हुआ है जी। कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने बहुत नुकसान किया जी देश का जी। अमेरिका के साथ जा करके पूरी बर्बादी जो अभी इकॉनमी की हो रही है, सब लोग इन्हीं पर दोष दे रहे हैं कि पैसे लेते रहे, वो पैसे एलिट्स के पास जाते रहे, देश में काम हुआ नहीं जो होना चाहिए, और इस वजह से जो है ये आज की हालत देखनी पड़ रही है। बिल्कुल। और अगर हम जैसे आपने भी नवाज शरीफ के भाई की बात करी, शहबाज शरीफ की, तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि उनका देश अपना सबक सीख चुका है और अब भारत के साथ शांति के साथ रहना चाहता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को पांव तले कुचलने की ताकत रखता है। ये जो बदलाव आया है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी इनको भी पता है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि पाकिस्तान जो है, शहबाज शरीफ को पता ही नहीं लग रहा है कि वो किस जगह पर, किस पैर से कैसे खड़े हों, कैसे देश में और दुनिया को बतलाएं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, या पाकिस्तान अगर है तो उनकी हैसियत क्या है और पाकिस्तान की हैसियत क्या है। वो ये कर ही नहीं पा रहे हैं जी। तो जब वो सऊदी अरेबिया में गए, उनको पता है कि भारत के संबंध कितने अच्छे हैं जी वहाँ से, तो वहाँ पर उन्होंने अल अरेबिया चैनल को बोला था कि हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ लेकिन वर्ड लगाया, कश्मीर फिर ले आए। हालांकि उन्होंने कम रेफरेंस दिया, लेकिन बाद में जो उनके ऑफिस से स्टेटमेंट आया उसमें बड़ा क्लियर था कि जो 371 हटाया गया है वो वापस होना चाहिए, और कश्मीर का यून
के हिसाब से जो पुरानी राग अलापते रहे वो सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी घर आने के बाद, क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ और माहौल मिला, यहाँ कुछ और। वहाँ तो इनफैक्ट उन्होंने सऊदी अरेबिया से भी बोला कि अच्छे संबंध है आपके भारत से, और उससे हम ये जो है बातचीत का रास्ता माहौल बनाएं जी। इनफैक्ट इससे पहले भी मुशर्रफ के टाइम भी अगर आप पढ़ें किताब, या तो ये जो अभी इनका शहजाद चौधरी जो एयर मार्शल है उनकी किताब आई, एक आर्टिकल आया था, उससे पहले भी देखें तो यहाँ तक की बात बनी थी कि मुशर्रफ के टाइम हुआ था कि चलिए 20 साल के लिए हम भूल जाते हैं और ये कश्मीर का मुद्दा ऐसे कैसे रहने देते हैं, कम से कम ट्रेड बाकी चीज़ें की जाए कि ये हालत नहीं हो। लेकिन उस चीज़ पर ये आगे बढ़ नहीं पाए। अब ये इन्होंने बोला कहाँ, ये पीओके में जाकर के उनकी असेंबली में बोला कि हम एटमी ताकत है। एक ही चीज़ उनके पास है कि हम एटमी ताकत है, और अगर आंख दिखाएगा भारत तो हम वो आंख निकाल के कुचल भी सकते हैं जी। तो ये चीज़ तो हम अभी भी देख रहे हैं कि रशिया और अमेरिका और नाटो सब एटमी ताकत हैं, बट हो क्या रहा है? एटमी ताकत सिर्फ हो जाना ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लेकर के, अब वो जमाना चला गया ये देख करके लोगों का जी कि आप एटम बॉम्ब से सोचेंगे हम बहुत कुछ कर देंगे जी। आपने अभी लेटेस्ट वो भी पढ़ी होगी किताब जो पिछले माइक पोम्पियो की जो उन्होंने बुक लिखी है, और जिसमें उन्होंने बोला था कि बात यहाँ तक आ गई थी कि बिल्कुल बालाकोट के बाद ये बात आ गई थी कि न्यूक्लियर लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन हुई नहीं क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबल है और सबको पता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा अंदर बाहर। तो इसलिए ये जो रोना है इससे इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, और फिर अगर इस पर जा रहे हैं तो ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं जी। फिर ये गलत रास्ते पर कदम रखेंगे, नुकसान इन्हीं का होगा। अभी देखिए IMF से इनकी बात हुई, लेकिन अभी तक कोई गारंटी नहीं मिली कि इवन 1.5 बिलियन जो मिलना था वो मिलेगा जी, और इनकी हालत वैसे ही खराब होती जा रही है जी जी। चीन तो इनको देने वाला कुछ है नहीं जी। कि आप देख लीजिए श्रीलंका में क्या हो रहा है। भारत और बाकी उन्होंने तो बोल दिया कि लोन मॉरिटोरियम 10 साल कर देंगे, इंडिया ने कहा 15 करेंगे, बट चीन जो है 2 साल से ज्यादा पर मान ही नहीं रहा है उनकी, तो इनको फिर कहां से वो करेगा जी। तो ऐसी चीज इवन मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं कि कुछ पिछले महीने ये न्यूज आई थी कि इनकी F-16 अमेरिका ने $400 मिलियन दिया है रिपेयर उसके लिए जी, जी, जी। ये क्लैरिफिकेशन बड़ा क्लियर है कि 400 मिलियन अमेरिका ने नहीं दिया है जी, ये $400 मिलियन पाकिस्तान ने ही दिया है जी। तो जो भी उनके पाकिस्तान के नाम से वहां था उसी $400 मिलियन से अमेरिका ने इसको मेंटेनेंस और रिपेयर किया है जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई इनको कुछ देने वाला है जी, जी, जी। तो मदद अगर इनको मिल सकती है मानवीय आधार पर तो ये भारत से ही, हिंदुस्तान से ही मिल सकती है, जिसको अभी नकार रहे हैं जी। तो ये इस लेवल पर जा करके और सिर्फ कश्मीर का राग अलापने से आज तक इनको ना कुछ मिला है ना मिलेगा। पहले मिलता था, मैं नहीं कहूंगा, पहले इस्लामिक कंट्रीज कुछ इनके सपोर्ट में होते थे, कुछ वो करते थे बात, लेकिन अब तो वो भी बात खत्म हो गई। आपको पता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है OIC की मीटिंग में बोलने के लिए, पहले कहाँ ये सब होता था जी। तो अब वो ले करके वो राग अलापने से इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, और जितना जल्दी समझ जाएंगे इनकी और इनकी जनता के लिए अच्छा रहेगा। बल्कि जनता समझ गई है, इनके जो ये सो कॉल्ड लीडर्स हैं, एलीट हैं या जो मिलिट्री है वही नहीं समझ रही है जी। बिल्कुल। और सर अभी हमने देखा कि विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर पहली बार हल्के लड़ाकू विमान के नौसेना प्रारूप को उतारा गया, इसे कैसे देखते हैं आप? नौसेना की ताकत हमारी कितनी बड़ी है? जी पहली बात तो ये देखिए कि ये जो विमान ये नौसेना का जो ये INS विक्रांत है ये इंडिजिनस है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है जी। और इस पर इंडिजिनस ये विमान तेजस उतारा गया। अब वो बहुत कई दिनों से जरूरत थी नेवी को एक ऐसा विमान जो कि इस पर हम उतार सकें, और आपको पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, चूँकि शॉर्ट लैंडिंग टेक ऑफ और बाकी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बाहर के ही विमान देखे जा रहे थे, और तेजस का जो पहला रूप था उसको तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता जी इसका। तो ये बाद में जो है इनफैक्ट अभी जो हुआ है 6 फरवरी को ये ट्रायल हुआ है बेसिकली एक्चुअली तेजस का जी,
जो लाइट कॉम्बैट वर्जन है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वर्जन जो है तेजस का, उसका ट्रायल हुआ है और ट्रायल ये अभी चलता रहेगा इसके लैंडिंग एंड टेक ऑफ का जो है। बट ये भी फिर भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश में बना एक जो ये पोत है उसके ऊपर देश में बना एक विमान हम उतार रहे हैं जी। और एक कमी जो बीच में है उसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ और है कि इसमें विक्रांत तो 2022 में कमीशन हुआ था, आपको बताइए, पिछले साल सितंबर में उस समय, और बहुत बड़ी चीज़ थी ये। तकरीबन 260 या 262 मीटर इसकी लंबाई है जी, और चौड़ाई भी तकरीबन इतनी 60 या मीटर के आसपास है। तो अभी इतने में सोचिए कि कितनी बड़ी चीज़ है ये जो हमने अपने आप बनाई है। और इसके मतलब एक बार कर लिया तो आगे भी आप कर सकते हैं। और इसकी पूरी कीमत तकरीबन 22,000 करोड़ के आसपास जी हुई है जी। तो सारे सिस्टम्स के साथ, और इसके ऊपर 30 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, 30 आ सकते हैं इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स जी। सारे मिला करके 30 वहाँ पर मतलब रखे जा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं उसमें से। और जो तेजस है एक्चुअल जो इसका वर्जन है NP2 है, जो मैंने कहा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसकी कि इस पर से ट्रायल हुआ है। तो अभी बहुत अच्छी बात है, ट्रायल हुआ और अभी और चीज़ें ट्रायल चलता रहेगा कि ये तभी कंफर्म होगा आगे चल करके कि क्या लोड लेके चलेगा, कितना ऑपरेट कर सकता है, कि लेकिन वेरी फैक्ट कैपेबिलिटी इसकी हो गई है। एक ही चीज़ थी कि जो रिक्वायरमेंट थी नेवी की वो था कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होना चाहिए जी। ये है सिंगल इंजन जी। लेकिन अब वो जो बात है कुछ नहीं है तो कुछ तो है तो ये भी एक चीज़ है। और मुझे है कि आगे डेवलप होगा, क्योंकि इंजन की बात है थी कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी अगर आप देखें तेजस की थी, इंजन की थी जी। और अभी पिछली बार जो डोवल गए थे तो हमने इंजन का भी जो GE से इंजन का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका में हो गया है, जहाँ पर कि हम GE से इंजन्स यहीं पर बनेंगे हमारे यहाँ। तो बहुत बड़ी चीज़ है एयरक्राफ्ट के लिए, और इतने पावरफुल इंजन जो कि हमें चाहिए जी। वो टेक्नोलॉजी की हमारे पास कमी थी, तो वो भी अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी तेजस में कमी दूर हो जाएगी और एक बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। और एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है, मैं कहूँगा शुरुआत है। मैं नहीं कहता कि ये हो गया है और ख़त्म है या तो चलता रहेगा, इसलिए कि बहुत अच्छी शुरुआत है और इसको हम आगे बढ़ाते रहें जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं जी। वो बहुत अच्छी बात रहेगी जी, बिल्कुल। और आपने चूंकि सर हेलीकॉप्टर की बात करी तो हेलीकॉप्टर पर ही आगे बढ़ते हैं। सर HAL ने कर्नाटक में जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लगाई है वह भारत के लिए आने वाले समय में कितनी उपयोगी सिद्ध होगी? हम यह भी जानना चाहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने HAL को बर्बाद कर दिया, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि HAL नई बुलंदियों को छू रहा है। आखिर सच क्या है? देखिए, सही बात है कि मैं नहीं कहूँगा कि HAL बर्बाद हो गई थी जी। HAL थी, लेकिन उतना काम नहीं कर रही थी जो अब कर रही है जी, या करना पड़ा है, जो भी हम शब्द इस्तेमाल करें। हम राजनीतिक पहलू पर तो नहीं जाएंगे जी। लेकिन यस, हम भी सेटिस्फाइड नहीं थे HAL से, और सब मतलब आप हम सभी ये कह रहे थे ना तो हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जी, ना हम सिविल एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, सिर्फ बाहर से जो आ रहा है उसको लेकर के असेंबल कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी उनके आदमी आते हैं। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने का फायदा क्या है जी। ये बात जरूर चल रही थी, लेकिन अब जो है ये चीज शुरू हुई है पिछले कुछ सालों में, 8-10 साल ले लीजिए, जो ये चीज हुई है और उसका रिजल्ट अब मिल रहा है जी। ये फैक्ट्री की नींव आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही रखी थी 2016 में जी, जी। और 6 साल में ही ये चीज आ जाना कि हम हेलीकॉप्टर बना रहेंगे जी। भले 10 से शुरुआत हो रही हो जी। उसके बाद 30 का भी लक्ष्य है, फिर 50 का लक्ष्य है पर ईयर बनाना, और 90 तक जाएंगे, बनाते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, स्टेट ऑफ द आर्ट अगर हम ये हेलीकॉप्टर वहाँ बनाते हैं। और ये भाई कि अगर हम एक शुरू करेंगे तो नेचुरली और भी होंगी। सबसे बड़ी बात इसकी ये कि वहाँ पर ऑलरेडी HAL का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरक्राफ्ट
जहाँ बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई पार्ट कहीं कोई पार्ट कहीं बनता है, जैसे यूरोप में अभी भी है जी। कोई सिस्टम बनाते हैं, जैसे यूरोपियन, हम वो तेजस नहीं बोलते, जैसे रफाल, वो कहते हैं यूरोजेट, यूरो फाइटर्स जी, यूरोपियन फाइटर है, मतलब वो सब कंबाइंड होकर के वो बना रहे हैं जी। तो हमारे पास ये है कि सारी चीज़ें एक साथ हैं और सब कुछ एक जगह पर हो सकता है, जो एक सबसे बड़ी चीज़ है इसमें जी। दूसरा, ये जो HAL की फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की जी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर यूनिट होगी, फैक्ट्री होगी जी। मतलब हम चाइना वगैरह सबको छोड़ करके सबसे आगे इतनी ज़्यादा जो कैपेसिटी बनाई है, जिस तरह से बनी है, तो इसीलिए ये बना सकते हैं इतने ज़्यादा। और उसके बाद जो ये एम है, IMHR इनफैक्ट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाने का जी, जिसकी कि हमें बहुत ज़रूरत है जी। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ बनेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। सेल्फ रिलायंस अगर हम हो जाते हैं हेलीकॉप्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर में, तो आप बताइए इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। प्लस एक्सपोर्ट करने के कितने हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हम तो सबसे सस्ता बना के देंगे, हमने पहले ही बोल रखा है। तो इस वजह से, और यही नहीं, ये अगर ये बनेगा तो सिविलियन यूज के लिए हेलीकॉप्टर्स उसमें बनेंगे। तो इस वजह से जो है बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। और इनका ये है जो कि कम से कम अगले जो 10 से 15 सालों में तकरीबन 3 टन से लेकर के 15 टन कैपेसिटी के ये 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाना शुरू कर दें जी। तो नेचुरली टाइम तो लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें शुरुआत की हैं, तो इतना एम लेके अगर चल रहे हैं तो आई एम श्योर जो जिस तरह से इंडिया आजकल चल रहा है, रिसर्जेंट इंडिया जिसे कह रहे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसको पार कर लेंगे और पहुंच जाएंगे वहाँ तक। और अगले में भी 3-4 सालों में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से इस हेलीकॉप्टर यूनिट से मिलने शुरू हो जाएंगे, जो हमारी कमी थी जी। बिल्कुल सर। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने चाइना से की, तो चाइना पे ही लौटते हैं अंतिम प्रश्न में। सर, चीन में करीब 10 लाख तिब्बती बच्चों को सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में डालने की खबर के बाद संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के मामलों से जुड़े विशेषज्ञों ने दमनकारी कार्रवाइयों को लेकर तिब्बती अस्तित्व को मिटाने की जो बात हो रही है, उसको लेकर काफ़ी सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि जबरन बहुसंख्यक हान चीनी समुदाय के साथ मिलाने की जो चीन की नीति है वो गलत है। इसको कैसे देखते हैं? चीन की रणनीति है क्या? देखिए, तिब्बत के बारे में आपको पता ही है कि कैसे क्या तिब्बत की हिस्ट्री क्या रही। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिश टाइम में क्या था और उसके बाद चीन के साथ क्या हुआ, और हमने ही तिब्बत को कैसे प्लेट पे उठा करके उनको दे दिया। अब बीच में तिब्बत की सबसे बड़ी एक चीज़ है कि उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनकी सोच सब अलग है। वो कहीं मेल नहीं खाती चीन से, अलग है पूरी। और ये चीज़, और वो एक मार्शल रेस हैं जी, ऐसे नहीं है, वो मार्शल रेस हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं। उनकी पुरानी अगर आप उनके बारे में जाएं तो हॉर्स पर, घोड़े पर चलते थे अपने, और अट्ठे कट्ठे बॉडी थे। और ये सोचिए कि यही एक रेस है जो कि इतने टेम्परेचर में, इतनी ठंडी जगह है वो जहाँ लोग बहुत कम रह पाएंगे, वहाँ रह जा रहे हैं। अपने आप को पूरा इस्टेब्लिश कर लिया था उन्होंने जी, हर एक चीज़ में। और बल्कि एक तरह से देखा जाए तो कई डायनेस्टी वहाँ पर, मंगोल्स भी वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, पहुँचे थे। और किसी ज़माने में वहाँ से बल्कि काफ़ी कुछ चाइना का पार्ट जो है वहाँ से उसकी रूल होता था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया। और चाइना की अलग हिस्ट्री अपनी थी, कोमंटिंग से लेकर बाकी जितनी चली। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि दलाई लामा जब वहाँ से हटे तो उसके बाद चीन ने वहाँ अपनी रणनीति शुरू की। और जब उन्होंने देखा कि एक बार आपको याद है कि तिब्बत अपराइजिंग भी हुई थी कुछ साल पहले, और जब ये अपराइजिंग हुई तब इन्होंने दमनकारी नीति, इनकी तो शुरू से रही है चीन की जी, थिएनमेन स्क्वायर आपको पता ही है जी, उन्होंने जी, कैसे क्या किया था। तो उस नीति को उन्होंने वहाँ भी लागू किया। और फिर इन्होंने धीरे धीरे लोगों को चेंज करने की शुरू कर दिया पूरा। हाँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बढ़ाया, लेकिन बॉर्डर में वो, मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीन अभी कह रहा है कि हमने वहाँ बहुत बनाए हैं, वो तो स्ट्रेटजिक है, रणनीतिक है।
जो उन्होंने बनाए देखते हुए वहाँ पर। और अभी उन्होंने जो किया है, बच्चों को खास करके पेरेंट्स से अलग कर देना जी, और उनको तिब्बती लैंग्वेज के और उसके कल्चर के बारे में कुछ नहीं बताना जी, हान लैंग्वेज और हान मतलब मैंडारिन और हान पूरी डायनेस्टी इसके बारे में उनको ले जाना जी, दूसरी चीज़ आप देखिए, चीन में अगर प्रॉपर में आप जाएंगे तो सिर्फ 25 से 30% बच्चे हैं या इससे कम ही हैं जो कि बोर्डिंग स्कूल्स में हैं। यहाँ तो तकरीबन 80-90% या ज़्यादा ही बच्चों को इन्होंने ले करके बोर्डिंग में डाला है जी। दूसरी चीज़ जो मैंने पढ़ा कि इसमें आ रही है, ये बच्चे जब वापस आ रहे हैं अपने घरों में तो अपने माँ बाप से वो तिब्बतन लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरी वहाँ की सिखलाई पढ़ाई सीख के आ रहे हैं जी। और आते भी हैं घर में तो इनको मेरे ख्याल से 2-2 हफ्ते या 1-1 हफ्ते के लिए आते हैं जी। तो आप सोचिए कितने मास स्केल पर चीन ये कर रहा है जी। युगर्स का तो हमें पता ही था मुसलमानों का जी। किस तरह किया जी। और यहाँ भी ये वही कर रहे हैं जी। लेकिन यूएन ने भी क्या किया, सिर्फ ये चीज बोल करके और चुप हो गए, कर तो कुछ सकते नहीं है। जी जी जी। सबसे बड़ी बात है कि या तो हम कुछ कार्रवाई करें जी, इतने सैंक्शंस चारों तरफ लगा रहे हैं जी। कोई चीन के खिलाफ सैंक्शन इसके मामले में लगाएगा नहीं, क्योंकि ये लगाएंगे तो उन्हीं के सैंक्शन लग जाएगा, उन्हीं का काम नहीं चल पाएगा। जी बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी चीज है और चीन आज की देश में आज की तारीख में जैसे मैंने कहा लगभग इस हालत में आ गया है कि हम बेरोक टोक में चल सकता हूं। जी जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि कोई यूएन ने सिर्फ एक बयान जारी कर दिया और आपने उइगर की बात करी तो जब डिटेंशन सेंटर की जो सबसे बड़ा बनाया गया था उसकी भी खाली उन्होंने बस सूचना दे दी, जानकारी दे दी विश्व को, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद, ना तो वैसी कंट्रीज ने कुछ वहां के लिए किया जी उनके लिए जी, और ना यहाँ तिब्बत के नाम पर कुछ हो पा रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ तक कि जब अगर महामारी की बात करें तो जब WHO की वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल गया था उन्होंने भी तमाम तरह की जांच करने से उनको रोका गया था, उसके बावजूद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को उल्लेख नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो निश्चित तौर पे जब हमारी जो संयुक्त राष्ट्र में बार बार जब सुधार की मांग होती है वो इसीलिए होती है कि आज के जो दौर की कई सारी समस्याएं हैं वो सुलझाने में ये सर्वोच्च संस्था नाकाबिल सिद्ध हो रही है। तो ये भी एक अवसर है कि जब संयुक्त राष्ट्र में सुधार, अभी UNGA के जो चीफ है दिल्ली आए भी थे, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उनके समक्ष उठाया था। बहुत सारे मुद्दे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम का हम अंत करना चाहेंगे और आज आपने देखा कि किस तरीके से सर ने बताया कि जो चीन की नीति है, चाहे वो बैलून के जरिए जासूसी का एक नया दांव चल रहा है, लेकिन उसके जरिए वो दुनिया को भी ये भी दिखा रहा है कि ठीक है कि आज ग्लोबल पावर अपने आप को सुपर पावर कोई और भी समझता हो, लेकिन जासूसी में तो उससे बड़ा कोई है नहीं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।